बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने चेक के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने चेक और उसके रिक्विजिट्स के बारे में डिस्कस किया था, और साथ साथ हमने कुछ एक दो टाइप्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पेमेंट्स ऑफ चेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि पेमेंट के हवाले से बैंक्स के क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ठीक है, क्या कौन से एक्ट्स या क्या एक्ट्स फॉलो किए जाते हैं, या किस एक्ट के तहत जो होता है बैंक लाइबल होता है टू पे फॉर द चेक, या किस लिहाज से बैंक जो होता है पेमेंट को रोक सकता है या चेक्स को डिस्कार्ड कर सकता है। ठीक है, तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास पेमेंट ऑफ द चेक्स के हवाले से इसमें ऊपर एक्ट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि मैं ज़रा इसको शॉर्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर पेमेंट कैन बी इफेक्टेड बाय चेक्स, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, पे स्लिप्स, वोचर एट्सेट्रा। यानी कि जितने भी पेमेंट किए जाते हैं चेक की सूरत में किए जाती है, या किसी ड्राफ्ट की सूरत में होते हैं, या पे ऑर्डर की सूरत में होते हैं, पे स्लिप्स की सूरत में किए जाते हैं, या वोचर्स होते हैं, वोचर उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। द बैंकर to whom the order to pay a check is addressed is called paying banker। यानी कि वो बैंकर जिस को जो to whom the order to pay यानी कि जिसको ऑर्डर किया जाता है पे करने के लिए, तो वो पेइंग बैंकर होता है, ठीक है, सही है। सो इट इज़ एन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंकर टू ऑनर हिज कस्टमर चेकिंग इफ द फॉलोइंग एसेंशियल आर फुलफिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो एसेंशियल्स पढ़ेंगे, वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसके ज़रिए कस्टमर जो होता है या बैंकर जो होता है वो कस्टमर के चेक को ऑनर करने के लिए ऑब्लिगेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेमेंट चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि चेक शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि आप जो भी चेक प्रेजेंट करते हैं तो वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्म में क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्म में वो टाइप होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी एक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि इन मैकमिलन केस लॉर्ड हेल्ड एंड सेड द कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स रेसिप्रोकली that in drawing his check he will draw them in such a form as will enable the banker to fulfill his obligation and therefore in a form which is clear and free from ambiguity। ठीक है ना, यानी आप जो भी चेक प्रेजेंट करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्विटी से फ्री होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई ना मिस्टेक हो, ना कोई एरर हो, ना कोई शक व शुबा हो, ठीक है। दिस मीन दैट द चेक should be drawn strictly in accordance with the provision mentioned in section 6 of the Negotiable Instrument Act 1881। ठीक है ना, तो जो भी Negotiable Instrument Act 1881 के सेक्शन 6 में डिफाइन हुआ है अबाउट द चेक प्रोविजन के चेक को किस तरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा, तो वो पहले से मेंशन होना चाहिए। इसी तरह इन पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं, कस्टमर यूज प्रिंटेड चेक सप्लाई टू देम बाय द बैंकर, यानी बैंकर की तरफ से जो चेक प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है ना, उसी चेक को क्या करते हैं कस्टमर जो होता है वो यूज़ करता है, ठीक है। तो therefore there is no likelihood of any difficulty arising in this section in connection। चूँकि पहले से प्रिंटेड फॉर्म होता है तो इसलिए इस हवाले से कोई डिफिकल्टी अराइज नहीं होती। However the banker must see that the customer, ठीक है, और the holder has not changed the form of the check and made it conditional one, so the check should be returned। ठीक है, लेकिन बैंकर फिर भी वो देखता है कि कस्टमर या होल्डर जिसके पास चेक होता है हैज़ नॉट चेंज, उसने कोई प्रिंटिंग चेंज तो नहीं किया, ठीक है ना, अगर किया है तो उसको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्लॉज में क्या कह रहे हैं कि चेक शुड नॉट बी क्रॉस्ड, ठीक है ना, जो भी चेक प्रेजेंट किया जाता है वो क्रॉस ना हो। अ चेक कैन नॉट बी हॉनर्ड ओवर द काउंटर टू एनी पर्सन बट अ कलेक्टिंग बैंकर इफ द पेइंग बैंकर हॉनर अ क्रॉस चेक, यानी कि क्रॉस चेक हो, ठीक है ना। Contrary to the crossing, a true owner may require the banker to pay him such damages as
he might have sustained by the banker action, यानी कि जो बैंकर एक्शन के खिलाफ होता है, पहले से वो क्रॉस्ड होता है और क्रॉस चेक को प्रेजेंट किया जाता है और बैंक उसे पे करता है, तो इस लिहाज से फिर बैंक लायबल बन जाता है। ठीक है, तो चेक शुड नॉट बी क्रॉस्ड। इसी तरह थर्ड में क्या कह रहे हैं कि थर्ड में हमारे पास है कि चेक शुड बी ड्रॉन ऑन अ पार्टिकुलर ब्रांच। लाजमी बात है, ठीक है ना, कि जो भी आप चेक प्रेजेंट करते हैं तो आप जहाँ पर ड्रॉर का या बैंक अकाउंट होल्डर का जहाँ पर अकाउंट होता है तो चेक वही प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसी बैंक में प्रेजेंट करना चाहिए और वही बैंक जो होता है उसको ऑनर करता है। द बैंक कहते हैं कि द पेमेंट ऑफ द चेक कैन बी मेड ओनली बाय द ब्रांच ऑफ द बैंक पार्टिकुलरली मेंशन ऑन द चेक, जो चेक पर मेंशन होता है, वेयर द कस्टमर इज मेंटेनिंग हिज अकाउंट, जहाँ पर कस्टमर अपने अकाउंट को मेंटेन करता है। इफ अरेंजमेंट हैव बीन मेड एनकेजमेंट ऑफ द कस्टमर चेक कैन बी हैड अ ब्रांच अदर देन वन वेयर द मेंटेन हिज अकाउंट। ठीक है, इस लाजमी बात है कि जहाँ पर उसका अकाउंट होता है वहीं पर वो अपने चेक को प्रेजेंट करता है। ठीक है, 4 क्या है कि चेक शुड बी पेबल टू द बेयरर और ऑर्डर। ठीक है ना, बैंक जो होता है लायबल होता है, उसी को पे करेगा, या तो बेयरर होगा जो प्रेजेंट करेगा या ऑर्डर होगा या जिसके नाम से चेक इशू किया जाता है। ठीक है, तो उस हवाले से सेक्शन 3 से अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन करता है कि अ बेयरर इज अ पर्सन हु बाय निगोशिएशन कम इनटू पोजीशन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के उसमें अंडर आता है, विच इज पेबल टू द बेयरर, जो बेयरर को दिया जाता है। ठीक है, therefore if the paying banker can make the payment of such a check to a person who is in legal possession of it, यानी उसकी कोई ना कोई लीगल पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, when the bearer encash a check may be required to acknowledge receipt of the money, ठीक है ना, ऑन द चेक बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ इट। अक्सर औकात हम देखते हैं ना कि जो ओपन चेक होता है तो ओपन चेक जब बैंक काउंटर पर प्रेजेंट किया जाता है तो वो जो प्रेजेंट करता है उससे उसके बैक पे साइन दिया जाता है, या उसको पहले से बैंकर जो होता है वो उसके बारे में एक्नॉलेज होता है कि वो चेक प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, सही है। या इसी तरह ऑर्डर जो होता है, सेक्शन 13(1) ऑफ द एक्ट स्टेट दैट द चेक इज पेएबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, या किसी नाम के साथ हो जो शख्स हो। Therefore the banker must establish the identity of the payee, क्या करेगा, पेई का आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करेगा बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू हिम इन एन ऑर्डर चेक। ठीक है ना, उसको ऑर्डर चेक की पेमेंट से पहले उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है, उस आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। ठीक है, और उसके मुताबिक फिर उसको पे किया जाएगा। ठीक है, जिसके नाम से हो, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह क्रॉस चेक होता है, यानी कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि उसके नाम से अकाउंट जो होता है ओपन किया जाता है, फिर उसके मुताबिक उसको पे किया जाता है। 5 क्या है कि चेक शुड नॉट बी म्यूटिलेटेड। ठीक है, म्यूटिलेटेड का मतलब क्या है कि व्हेन चेक इज torn, worn out और does not give sufficient evidence of the customer intention, यानी कि चेक जिस तरह worn out का मतलब है कि ज़ाया हो, ज़रा रसीदा जिसे हम कहते हैं, या ख़राब हो, या उस कोई एविडेंस शो ना करता हो कस्टमर इंटेंशन के बारे में कि कस्टमर की तरफ से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, या कस्टमर की डिमांड है। ठीक है ना, वो शो ना करता हो तो वो म्यूटिलेटेड चेक बन जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटिलेटेड चेक कहते हैं। द बैंकर शुड सी दैट द चेक प्रेजेंटेड फॉर द एनकेशमेंट इज नॉट म्यूटिलेटेड। ये बैंकर का काम होता है, वो चेक करता है कि म्यूटिलेटेड नहीं है। बिकॉज इफ द बैंकर इग्नोर द पॉइंट ही बिकम लायबल, तो वो बैंकर फिर उसमें लायबल हो जाता है। आगे फिर आप इस लोग उसको पढ़ लें। ठीक है, इसी तरह 6 में कह रहे हैं कि नो ऑथोराइज मटीरियल अल्ट्रेशन। ठीक है ना, कोई भी अनऑथोराइज है, नो अनऑथोराइज मटीरियल अल्ट्रेशन, कोई भी मटीरियल उसमें जो रिटर्न फॉर्म होती है और अल्ट्रेशन के लिए पहले अनऑथोराइज होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पर ये कि कोई भी चेंजिंग वगैरह हो, ठीक है, तो वो चेंजिंग वगैरह के लिए जो होते हैं वो ऑथोराइज नहीं होते। ठीक है, जिस तरह कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि फर्दर सेक्शन 87 सेज कि एनी मटीरियल अल्ट्रेशन अगेंस्ट एनीवन हु इज अ पार्टी देयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अल्ट्रेशन एंड डज नॉट कंसेंट thereto unless it was made in order to carry out the common intention of the original party। ठीक है ना, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर ये कि सेक्शन 3F ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि डिफाइन करते हैं कि मटीरियल अल्टरनेशन
in relation to a promissory note, bill of exchange or check include any alternation of the date, sum payable, ठीक है, time of the payment and place of the payment and where any such instrument can be accepted. जनरली नॉर्मली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम मटीरियल अल्ट्रेशन की बात करते हैं तो कोई अथॉरिटी नहीं होती कि उस मटीरियल को चेंज करे, ठीक है, उसके प्रिंट में या उसकी जो भी डेट मेंशन होती है, ठीक है ना, या जो भी स्टैम्प वगैरह होता है उसको चेंज नहीं कर सकता. फंड 7 क्लोज में है कि फंड मस्ट बी सफिशिएंट एंड अवेलेबल, ठीक है ना. लाजमी बात है कि जब आप किसी बैंक चेक इशू करते हैं तो जितना अमाउंट आप मेंशन करते हैं उतनी अमाउंट अवेलेबल भी होना चाहिए. द बैंकर मस्ट सी दैट देयर इज सफिशिएंट फंड अवेलेबल इन कस्टमर अकाउंट, ठीक है ना, टू परमिट द ऑनर ऑफ द चेक प्रेजेंट, ठीक है ना. चेक को प्रेजेंट करने के लिए, ऑनर करने के लिए उसके अकाउंट को पहले देखा चाहे तो कि पहले से अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है. अगर ना हो तो उस चेक को क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, ठीक है ना. तो ये ऑब्लिगेशन जो होती है उसकी सफिशिएंसी और अवेलेबिलिटी जो होती है उसको देखी जाती है, ठीक है ना. ठीक है, यहाँ पर लास्ट में जरा इसको देख लें. इफ द बैंकर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कस्टमर सर्टन चेक्स टू बी कलेक्टेड एंड क्रेडिट टू हिज अकाउंट एंड दे हैव नॉट बीन क्लियर एंड अप्रोप्रिएट बाय द टाइम अ चेक अगेंस्ट देम has been drawn and presented, the banker is authorized to return it. banker क्या होता है, authorized return के लिए, and with the remark effects not clear present check, ठीक है ना, क्लियर नहीं है, ठीक है, अमाउंट सफिशिएंट अवेलेबिलिटी की ना होने की वजह से, ठीक है, या इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है. इसी तरह लास्ट में हमारे पास पेमेंट ऑफ द चेक क्या है कि द चेक शुड नॉट बी पोस्ट डेटेड और स्टेल, ठीक है, ना तो पोस्ट डेटेड होना चाहिए ना स्टेल होना चाहिए, ना पे डेट से पहले हो ना डेट ख़त्म होने के बाद हो, ठीक है ना. कि चेक इज़ आउट ऑफ डेट व्हेन इज पोस्ट डेटेड और स्टेल, ठीक है ना. जब भी जो चेक पोस्ट डेटेड होता है या स्टेल होता है तो उसको आउट ऑफ डेट कंसिडर किया जाता है. पोस्ट डेटेड चेक आर दोज विच आर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि डेट से पहले प्रेजेंट किया तो वो पोस्ट डेटेड बन जाता है. और ठीक है, शेल्डन सेड इफ द बैंकर पे अ पोस्ट डेटेड चेक, अगर बैंकर पे करता है अर्लियर देन द ड्यू डेट, ही लॉसेस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट ग्रांटेड बाय द लॉ, यानी कि जो भी लॉ है तो उसकी प्रोटेक्शन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है. एंड शैल हैव टू बियर एनी लॉस, और फिर वो उस लॉस को बैंकर जो होता है रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसको पे करेगा डेट में पे अराइज ऑफ हिज एक्शन, उसी के एक्शन से जो अराइज होता है, ठीक है. नॉन पेमेंट ऑफ द पोस्ट डेटेड चेक बाय द बैंकर इज जस्टिफाइड बाय द फॉलोइंग रीजन. जिसको पहले नॉन पेमेंट जितनी होती है, पोस्ट डेटेड जो नॉन पेमेंट होती है उसको बैंकर क्या करता है, जस्टिफाई करता है, और उसके रीज़न यहाँ पे है कि अ पोस्ट डेटेड चेक इज़ नॉट अ चेक पेबल ऑन डिमांड, रेदर इट विल बी इट इज़ लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल, ठीक है. ये पोस्ट डेटेड चेक जो होता है ये एक चेक कंसिडर नहीं होता जो कि डिमांड किया जाता है, ठीक है ना. सही. और द फ्यूचर दस पेइंग इट अ चेक कुड बी वायलेशन ऑफ द स्टैम्प. तो ये क्या होगा, अगर पोस्ट डेटेड पहले से पोस्ट डेटेड चेक को पे किया जाता है तो ये क्या होगा, स्टैम्प एक्ट के वायलेशन है. इसी तरह पेमेंट मस्ट स्टॉप, क्या कर सकता है कि द कस्टमर में स्टॉप द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ द चेक, ठीक है, बाय इन्फॉर्मिंग द बैंक फॉर्मली. अगर बैंक कस्टमर जो होता है खुद बैंक को फॉर्मल इन्फॉर्म करता है कि बिफोर ड्यू डेट जो होगा इस चेक को प्रेजेंट कैश ना किया जाए, ठीक है, तो उसको तब तक इसको यानी कि ये नॉन पेएबल होगा. इफ़ द बैंकर हैज़ ऑलरेडी पेड, अगर बैंक पहले से पे कर चुका हो बिफोर द ड्यू डेट, ही मे लॉस दिस मनी, तो वो क्या होगा, वो उस मनी को लॉस कर देगा. द कस्टमर मे बिकम इंसॉल्वेंट, अगर कस्टमर जो होता है खुद इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाते हैं, इंसान पागल हो जाता है और ही मे डाई या मर जाता है बिफोर द चेक इज़ ड्यू फॉर द पेमेंट. इफ़ द बैंकर हैज़ ऑलरेडी हॉनर्ड, अगर बैंकर ने पहले ऑलरेडी हॉनर किए द पोस्ट डेटेड चेक, ही विल नॉट एंटाइटल टू डेबिट द अमाउंट इज कस्टमर, ठीक है ना. तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा कस्टमर अकाउंट आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव स्टेट ऑफ द कस्टमर, जब तक कि वो तमाम कंडीशन को क्या करे, कंफर्म ना करे, ठीक है. बी क्लोज में क्या कह रहे हैं कि सिंस द पेमेंट ऑफ द पोस्ट डेटेड चेक इज नॉट रिगार्डेड एज इन ड्यू कोर्स, द बैंकर पेइंग सच अ चेक विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, ठीक है ना. तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि हमारे पास पोस्ट डेटेड चेक होती है, इस तरीके से इसको बैंक जो होता है इसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है ना. इसी तरह द बैंकर हैज़ नो राइट टू डेबिट हिज कस्टमर अकाउंट ऑन अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है ना.
पोस्ट डेट चेक को के बारे के लिए जो होती कस्टमर अकाउंट को डेबिट करने के लिए यानी कि बैंक के पास कोई राइट नहीं होती। इफ डज सो में सीरियस repercussions when a check drawn by the customer is presented by the for the payment on the due date and is dishonored, ठीक है, on the ground of the sufficiency of the fund after the payment of the post date check। यानी कि तमाम चीज़ें जो होती हैं पहले से डिफाइन की गई हैं, ठीक है ना। जिस तरह पाकिस्तान में कि इट आल्सो द कस्टम ऑफ द बैंकर इन पाकिस्तान नॉट टू पे चेक विच इज़ प्रेजेंटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ द 6 months has elapsed since the apparent date of the issue, such check are called stale। इसको हम स्टेल चेक कहते हैं। जब यानी कि पाकिस्तान में जो होता है 6 month तक आप इस चेक को जो होता है जब जिस डेट से इशू किया जाता है चेक को उसके बाद 6 महीने तक इसको हम क्या कहते हैं बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कैश किया जा सकता है। लेकिन अगर 6 महीने बाद प्रेजेंट कर रहे तो वो स्टेल बन जाता है, ठीक है, तो बैंक लायबल नहीं होता इस तरह, या इस तरह की पेमेंट को इस तरह के चेक को रिटर्न किया जाता है, ठीक है। 9 नंबर कहते हैं कि चेक शुड नॉट बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द बैंक, सॉरी चेक्स शुड बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द बैंक। हाँ, लाजमी बात है कि यू रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट योर चेक ऑन द ड्यूरिंग द बैंकिंग हावर, जो बैंकिंग हावर टाइमिंग होती है उसी में चेक को प्रेजेंट किया जाता है। उस टाइमिंग के बाद जो होता है उस चेक को आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, सही है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये बयान किया गया है, ठीक है। इसी तरह नो लीगल बार प्रोहिबिटिंग पेमेंट, ठीक है ना, सही है। इस तरह का कोई द बैंक के यहाँ में क्या डिफाइन कर रहे हैं कि द बैंकर शुड सी डेट नॉन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज एप्लीकेबल ऑन द चेक प्रेजेंटेड। कौन से क्लॉज होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो वो उससे पहले क्या कर नॉन ऑफ द फॉलोइंग, कोई ऐसा एप्लीकेबल तो नहीं हुआ, कोई ऐसा क्लॉज एप्लीकेबल तो नहीं हुआ जिसकी वजह से वो पेमेंट को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट स्टॉप बाय द ड्रॉयर, ठीक है, जो कस्टमर थ्रू अ नोटिस इन राइटिंग, कस्टमर खुद नोटिस करता है, राइटिंग रिटर्न नोटिस करता है कि आप पेमेंट को फॉलोइंग चेक की पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर बैंकर जो होता है लायबल होता है उस किस्म के अकाउंट को, इस किस्म की चेक को जब प्रेजेंट किया जाता है तो वो उसकी पेमेंट को स्टॉप कर लेता है क्योंकि पहले से रिटर्न नोटिस होता है। नॉलेज ऑफ द एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन इज प्रेजेंटिंग द चेक फॉर द पेमेंट, जो चेक प्रेजेंट किया जाता है उसके टाइटल ऑफ द पर्सन में कोई डिफेक्ट होता है वो पहले से बैंकर को मालूम हो, ठीक है, पहले से बैंकर को मालूम हो तो उसके लिहाज से हम बैंकर जो होता है वो चेक को स्टॉप कर सकता है, पेमेंट स्टॉप कर सकता है। नोटिस ऑफ द इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना, या इंसैनिटी या डेथ ऑफ द कस्टमर और इन केस ऑफ द कंपनी नोटिस ऑफ इट्स वाइंडिंग अप रिसीव्ड बाय द बैंकर, ठीक है ना, सही है। तो कस्टमर के हवाले इंसॉल्वेंसी के हवाले से हो, इंसैनिटी के हवाले से, डेथ के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो बैंकर के पास पहले से मौजूद हो, ठीक है, तो उस हवाले से वो क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, पेमेंट स्टॉप कर सकता है। नोटिस इफ द ऑफ एन असाइनमेंट ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट बाय द कस्टमर, ठीक है ना, यानी कि अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो उसमें उसके हवाले से कोई नोटिस दिया जाता है कस्टमर की तरफ से, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। नॉलेज डेट द कस्टमर कंटेम्पलेट अ ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट और एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करता है या कस्टमर, ठीक है, या कंटेम्पलेट करता है, ठीक है ना, या उसके खिलाफ जाता है या कोई भी लीगल इशू आता है तो उससे हवाले से पेमेंट स्टॉप हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये जो पेमेंट को प्रोहिबिट कर सकता है, मना कर सकता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास बाउंसिंग ऑफ द चेक। बाउंसिंग ऑफ द चेक हमारे पास क्या कहलाता है, यानी कि आप चेक इशू करते हैं और आपके अकाउंट में कोई कैश अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो वो चेक पर बाउंस हो जाता है, ठीक है ना, चेक सफिशेंट कैश अवेलेबल ना हो, ठीक है, और आप चेक को इशू करते हैं और वो चेक प्रेजेंट हो जाता है तो बैंक उसको क्या करती थी, बाउंस करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल ये कि अंडर रिसेंट बाउंसिंग ऑफ द चेक हैज़ बीन सिविल ऑफेंस इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में एक सिविल ऑफेंस समझा जाता है, जुर्म समझा जाता है, फॉर विच इफेक्टिव could file a complaint in civil court under section 37(2) of the summary chapter and for amount beyond 0.5 million यानी कि ₹5 लाख in the high court. However the position has changed now, ये अब चेंज हो गया है। बी क्लॉज में क्या कह रहे हैं बाउंसिंग चेक के हवाले से, विद द promulgation of the amendment in the banking companies recovering of the loan and advances credit and finance act 1997, बाउंसिंग ऑफ द चेक हैज़ बीन मेड अ बैंकिंग ऑफेंस, ये एक बैंकिंग ऑफेंस समझा जाता है, जुर्म समझा जाता है, ठीक है, बाउंसिंग ऑफ द चेक। सेक्शन 19(4) and 5 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट आल्सो,
ठीक है, उन्होंने इसके लिए पनिशमेंट भी डिस्क्राइब किया है। अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 4, इफ समबॉडी डिसऑनेस्टली इशू अ चेक, अगर डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी के साथ कोई चेक इशू करता है, विच इज़ डिसऑनर सब्सिक्वेंटली, जो पहले से क्या हो, डिसऑनर हो चुका हो, अब बैंक कोर्ट कैन पनिश हिम, बैंक कोर्ट उसको पनिश कर सकता है विद इन इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और विद फाइन, यानी कि 1 साल तक उसको कैद भी हो सकता है और साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों और विद बोथ दोनों हो सकते हैं, अनलेस ही कैन एस्टेब्लिश that he made arrangement with the bank to ensure the honoring of the check and that the bank was faulting not honoring the check, यानी कि जब तक कि वो उसको मतलब ये है कि जब तक वो उसको इंश्योर ना करे, ठीक है ना, उसको इंश्योर ना करें कि उसमें कोई गलती नहीं या बैंक की कोई गलती है या उसके, जब तक कि हॉनरिंग ऑफ द चेक जो होता है वो क्या हो, उस फॉल्ट को गलत साबित ना कर दे। द अमाउंट ऑफ द फाइन हैज़ बीन लेफ्ट, ठीक है, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक कोर्ट, तो वो बैंक कोर्ट जो होती है उसको खारिज कर सकती है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में कुछ लीगल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से बैंक जो होता है, चेक जो होता है वो बाउंस कर सकता है, ठीक है ना। तो बाकी जो है आप लोग उसको रीड कर लें, ठीक है। तो ये आज हमारे पास चेक और उसकी पेमेंट्स ऑफ द चेक के बारे में जो डिटेल थी ये हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो इस हवाले से ये आपका ये वीक यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।